हेलो, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल क्लैरिटी कनेक्शन। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। आजकल मैरिज सीजन चल रहा है, आने वाले कुछ दिनों तक मैरिज सीजन और चलेगा और बहुत हाई नंबर ऑफ मैरिजेस एक्सपेक्टेड हैं कि इस टाइम इस सीज़न में हो रही हैं। सो मैरिज के सीज़न में इस वीडियो का और एक्स्ट्रा रेलेवेंस हो जाता है बिकॉज इस वीडियो का टाइटल है सात फेरे आर नॉट इनफ। Just taking Sat Fera are not enough. These 7 mantras are equally important for a happy and stable married life. मैं जो 7 मंत्रा बता रहा हूँ वो उन्हीं 7 फेरों के बराबर इंपॉर्टेंस रखते हैं एंड ये मंत्रास प्रैक्टिकल लाइफ में ऑन ग्राउंड हैप्पीनेस एंड स्मूथ सेटलिंग हो सके पार्टनर्स की एक दूसरे के साथ, इसको इंश्योर करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो अगर मेरे चैनल के तो प्लीज़ एक सब्सक्राइबर और बढ़वाइए एंड चैनल के टोटल सब्सक्राइबर्स को 100 की तरफ लेके जाइए। एंड वीडियो का टाइटल पसंद आया हो तो अभी ही इस वीडियो को लाइक कर दो। तो वो 7 मंत्रा जो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं एक हैप्पी एंड स्टेबल मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि 7 फेरे तो हर मैरिड कपल लेता है, पर जिस स्पीड से डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, कलेश बढ़ रहे हैं, कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये 7 जो फेरे सब ले रहे हैं फिर भी कुछ ना कुछ लैकिंग है, कुछ ना कुछ कमी है जो डेली प्रैक्टिकल एक दूसरे के साथ रहने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं एंड वो फ्रिक्शन फिर एलिवेट होके आर्ग्यूमेंट्स पे पहुंच जाता है। तो अगर उन फ्रिक्शन पॉइंट्स को हम पहले ही कंट्रोल कर लें या रिड्यूस कर लें तो चांसेस ऑफ हैविंग आर्ग्यूमेंट्स या कलेश बहुत घट जाते हैं। तो ये वो 7 मंत्रास हैं जो एक हैप्पी एंड स्टेबल मैरिड लाइफ को इंश्योर करने में पूरी मदद करते हैं एंड दे रियली वर्क्स ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड, ये वर्क करते हैं। इसमें से कुछ मंत्रा शादी से पहले का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके लिए है एंड कुछ पोस्ट मैरिज जो लाइफ होती है उसके लिए है। सो पहला स्टार्ट करते हैं कि हायर अ प्री मैरिटल कंसल्टेंट। प्री मैरिटल कंसल्टेंट को हायर करो अपना मैरिज के लिए पार्टनर को फाइनलाइज करने से पहले। जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है और वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है जिसका आप उसको रफ डिस्क्रिप्शन बताते हो वो उससे भी आपकी उस प्रॉब्लम की कॉज और करेक्ट सॉल्यूशन क्या है ये पता लगा लेता है। उसी तरीके से ये प्री मैरिटल कंसल्टेंट होते हैं, ये एक्यूरेट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं एंड सबसे बड़ी बात ये अनबायस्ड होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं। इनकी ओपिनियन किसी को भी फेवर अनड्यू नहीं करती, ये किसी भी साइड से नहीं होते हैं। इनकी जो ओपिनियन होती है टोटली फेयर होती है एंड न्यूट्रल होती है। सो इनको हायर ज़रूर करें। जो आपका कॉमन कनेक्ट है ना, जिससे जो सोर्स है जहाँ से वो रिश्ता आया है उस कॉमन कनेक्ट पे या ऑनलाइन प्रोफाइल पे आंख बंद करके 100% भरोसा बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। अपनी ड्यू डिलिजेंस तो आप यूज़ करें ही करें, प्लस इन मैरिज प्री मैरिटल कंसल्टेंट को आप हायर करें और ये अपने क्राइटेरियाज पे जब आपका प्रपोजल इवैल्यूएट करके आपको ओपिनियन दें तो उस ओपिनियन को आप ज़रूर ध्यान दीजिए अपने लिए सिलेक्शन करने से पहले। दूसरा, वेरीफाई द फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड द फिजिकल एबिलिटीज। फिजिकल एबिलिटीज से मेरा मतलब है फिजिकल बॉडी का चेक जो एक टेस्ट के द्वारा हो सकता है। ब्लड सैंपल से होने वाली जो टेस्टिंग होती है उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज आप ले सकते हो जहाँ पे बॉडी के मैक्सिमम पॉइंट्स पे वो टेस्टिंग का रिजल्ट आता है एंड इस टेस्टिंग का शादी से पहले हो जाना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि शादी के बाद कोई पहले से ही एग्जिस्ट करती हुई चीज़ का पता अगर बाद में चले तो ये एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन या आर्ग्यूमेंट बनता है कपल्स के बीच में, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले से पता होने के बाद भी पहले क्यों नहीं बताई, तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी का कॉज बनता है एक मैरिड कपल के बीच में। तो बेटर है एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी चेक करा लो, एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट करा लो, उससे मैक्सिमम पैरामीटर्स पता लग जाएंगे, उसमें क्या प्लस है क्या माइनस है और वो कितना मेजर रेलेवेंस रखता है एक मैरिड लाइफ के लिए। उसकी एक
अच्छी स्टेबल मजबूत ओपिनियन के लिए उस रिपोर्ट को एक डॉक्टर से भी कंसल्टेशन लेके वेरीफाई करा लो, चेक करा लो। तो इससे तो फिजिकल एस्पेक्ट आपका कवर हो जाता है। इसी का दूसरा एक एस्पेक्ट जो आपको कवर करना है वो है फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज। अब फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज जो लड़के की हैं, जो उसका स्टेटस है, जो उसकी फाइनेंशियल अर्निंग्स है, वो सब आपको उसके बायोडेटा में दिखाई पड़ती है। लड़के से ये सब चीजें मुंह खोल के सामने से स्ट्रेट फॉरवर्डली मांगती ली जाती हैं, ऐसा ही नॉर्म चला आ रहा है। उसको उसकी सैलरी स्लिप, अपनी कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर और जो भी सैलरी ब्रेकअप क्या है, ये सब शादी से पहले कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है, ये सब उससे पूछा जाता है और बताया जाता है। सोसाइटी में ये एक्सेप्टेड है। पर अब क्या होना चाहिए, लड़के वालों को भी लड़की वालों से लड़की के रिगार्डिंग उसकी पूरी फाइनेंस मनी मतलब फाइनेंशियल डिटेल्स उसको लेनी है। लड़की कितना कमाती है, क्या उसका ब्रेकअप है, और जो भी वो कमाती है वो मतलब कितना फिक्स्ड है, कितना वेरिएबल है, ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। उसका अपॉइंटमेंट लेटर क्या है, कितने साल हो गए उसको जॉब करते हुए, ये सब। इसको करने के लिए लड़का लड़की से उसकी जॉब, उसकी बिजनेस के रिगार्डिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछ के उस चीज की सच्चाई का पता लगा सकता है जब आपस में दोनों की बातचीत होती है। सिमिलरली लड़के के साथ भी ऐसी क्वेश्चनिंग की जाती है। तो ये अब दोनों तरफ से होना चाहिए और इसमें कोई भी शर्म या कोई भी ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके जैसे लड़का वाला अपनी वो डिटेल देता है, सिमिलरली लड़की वाले से भी वो डिटेल लो, क्योंकि ये फाइनेंशियल डिटेल्स या ये फिजिकल टेस्ट के थ्रू जो डिटेल्स हैं, यही एक ऐसी कंफर्म चीज है जो शादी से पहले डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आप वेरीफाई कर सकते हो। नहीं तो नेचर कैसा है, बुरी आदतें हैं या नहीं, बहू की साख से कितनी बनेगी, या दामाद कितना सीधा है या टेढ़ा है, और ये सब चीजें तो शादी के बाद ही खुलासा होता है। ये सस्पेंस बना रहता है। शादी से पहले यही चीज आपकी वेरीफाई की जा सकती है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे। तो इसका पूरी तरीके से ऑडिट दोनों चीजों का होना चाहिए। एक गाइडलाइन इसमें यह है, जो लड़का है उसको ऐसी लड़की से शादी करने अवॉइड करना चाहिए जो अपनी हायर स्टडीज करने के बाद भी अपने घर बैठी हुई है, जिसको घर बैठे बैठे भी 5-7 साल हो गए और वो घर से बाहर कभी जॉब के लिए नहीं गई, कभी कोई फैमिली बिजनेस में उसने कभी कुछ काम नहीं करा, या कोई और एक्टिविटी नहीं करी जिससे कि पैसा कमा सके। जो लड़का है ही हैज टू एंश्योर कि जो वो लड़की है शी इज एक्चुअली वर्किंग एंड अर्निंग मनी, उसकी मनी अर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इसको एंश्योर लड़के को करना है, भले ही वो जॉब से करती हो, जॉब के अलावा या जॉब से ना करती हो तो किसी काम को करके करती हो। ये सब बातें उससे बातचीत करके निकाली जा सकती हैं और ये पता होना बहुत ज़रूरी है। पैसा जो लड़की कमाना जानती हो या कमाती हो, काम करती हो, ऐसी लड़की से शादी करना इज ऑलवेज अ प्रेफरेंस, ना कि जो लड़की घर बैठी हो। तीसरी जो गुरु मंत्र है वो ये है कि फोकस ऑन मेकिंग अ फंक्शन अ मैरिज फंक्शन, नॉट अ वेडिंग फंक्शन। वेडिंग फंक्शन जो पूरा फोकस रहता है, एक फंक्शन को वेडिंग फंक्शन बनाना, भव्य फंक्शन बनाना, सबसे बड़ा, इलैबोरेट, ओवर द टॉप, एकदम धुआंधार बनाना, ये फोकस नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी स्पेंडिंग इस चक्कर में जो हो रही है उसको रोकना चाहिए और इसको एक प्योर मैरिज फंक्शन की तरह ट्रीट करना चाहिए। लिमिटेड गेस्ट बुलाने चाहिए, फालतू के लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, सिर्फ इस लॉजिक के हिसाब से कि हम भी तो इनकी शादी में लिफाफा दे के आए थे तो अब इनको भी बुलाओ, या हमने भी तो इनकी शादी की या लड़के की या लड़की की दावत खाई थी तो अब इनको भी बुलाना पड़ेगा। इस लॉजिक के हिसाब से मत चलो इस लॉजिक के हिसाब से कोई फायदा नहीं है, कोई याद नहीं रखता। अपनी क्लोज फैमिली के मेंबर्स, क्लोज रिलेटिव्स को बुलाओ और शादी को एक इंटीमेट फैमिली अफेयर की तरह करो, ना कि एक स्टेज की तरह बनाओ उसको कि जिस पे आप शोकेस पे लगा रहे हो, पूरे डिस्प्ले पे लगा रहे हो कि जो जो आपके पास कितना है ये बताने के लिए। फालतू में लोगों को बुला लिया है, जिसको जबरदस्ती की नमस्ते करनी पड़ रही है, जबरदस्ती किसी का मुंह ना देखना पड़े उस हिसाब से बचना पड़ रहा है, या इतना लैविश बुफे खाने का लगवा लिया है, भले ही वो आइटम्स उस सीजन के हों ना हो, कॉन्ट्राडिक्टरी आइटम्स हों, कोई फर्क नहीं, बस वैरायटी होनी चाहिए। यहाँ से वहाँ तक मीठा है तो मीठा ही है, यहाँ से वहाँ तक फ्रूट्स लगे हुए हैं तो फ्रूट्स लगे हुए हैं, भले ही सर्दियों की शादी है। तो इस चीज़ को
रोकना चाहिए और अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचाया हुआ पैसा आगे बहुत यूजफुल तरीके से यूज होगा, वो मैं आपको आगे पॉइंट्स में बताऊंगा, तो उसको वहां के लिए रखना चाहिए। वैसे ये एक एक पॉइंट्स पे एक एक वीडियो बन सकता है पर अभी मैं इस वीडियो में सबको समराइज करके कॉम्प्रिहेंसिवली इन 7 गुरु मंत्र का एक ही वीडियो बना रहा हूं। तो अब चौथा गुरु मंत्र ये है कि पोस्ट मैरिज के खर्चों को स्पॉन्सर कर देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पोस्ट मैरिज में जिन जिन खर्चों का होता जरूरी होता है उनको इस बचे हुए पैसों से स्पॉन्सर कर देना चाहिए, ताकि इससे 2 फर्क पड़ते हैं। एक तो सेटलमेंट होने का जो प्रोसेस है एक दूसरे के साथ वो स्मूथली हो जाता है, सुख शांति से हो जाता है। सेकेंडली पैसा ढंग की जगह लगता है, एक्चुअल मैरिड लाइफ पे ठीक करने पे लगता है, ना कि फालतू के गेस्ट को खाना खिलाने में। तो पैसा भी ढंग की जगह पे लगता है, जहां आपको अपने बच्चों को खुश आगे एक दूसरे के साथ देख के रिटर्न में खुशी मिलती है। तो उस पैसे को बच्चों के लिए हनीमून पे भेजने के लिए खर्च कर सकते हो, या उस पैसे को बच्चों के लिए एक सेपरेट उनका खुद का घर लेने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डाउन पेमेंट के रूप में देके। और जो भी रिमेनिंग रह जाता है उसको बच्चे लोन लेके अपनी सैलरी में से ईएमआई चुका के अपने लिए एक सेपरेट घर बना सकते हैं। लड़कियों को बहुत शौक होता है घर घर खेलने का, बचपन से ही होता है, तो वो उसको एक अपना जब पर्सनल घर मिलता है ना, तो वो अपनी पसंद से पर्दे लगाती है, सोफे पे कवर लगाती है, कुशन कवर लगाती है, सब कुछ अपने हिसाब से रखती है। कौन सा शो पीस कहाँ रखना है, अब इसके लिए उसको अपनी सास से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पूरी फ्रीडम रहती है। जब यहाँ पूरी फ्रीडम मिलती है तो ये फ्रीडम कहीं ना कहीं प्ले आउट जरूर करती है उसके सेटल होने को स्मूथ बनाने में, स्ट्रेस फ्री बनाने में। तो इस चीज पे पैसा खर्चा करो, उस खर्चों को स्पॉन्सर कर दो जो आपकी डेली बेसिस पे नोकझोंक क्रिएट करें। जैसे कि मैरिड कपल के लिए आप झाड़ू पोछा की हाउस हेल्प को वो कर दो, हायर कर लो साल भर के लिए। फिर इनके लिए कुक हायर कर लो, गाड़ी या ड्राइवर की ज़रूरत है तो वो प्रोविजन कर दो। इस टाइप के खर्चों पे जहाँ पे हर फ्रीक्वेंट बेसिस पे नोकझोंक होने के चांसेस हैं, उन चांसेस को ही रिड्यूस कर लो, ताकि वो पॉइंट ही ना आए कि कभी कुछ फ्रिक्शन इनका होए इन पॉइंट्स के बीच में, जो कंट्रोल किए जा सकते हैं। फिर 5वां पॉइंट गुरु मंत्र ये है कि 1 साल का सेटलिंग पीरियड दो, जिसमें कि पेरेंट्स को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, या लिमिट में रखना है अपने आप को इन नए कपल के घरों में जाके, इन नए कपल के घर में जाके रहने से। इनके घरों में विजिट नहीं करनी, इनके संग जाके रहना नहीं, इनकी इंटरैक्शंस या इनके संग ओवर इंटरफेरेंस नहीं करनी इनके मामलों में। इनके बीच में अगर कुछ हो गया हो कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट, तो उसको सुनना नहीं और सुन के जजमेंट बिल्कुल पास नहीं करनी कि कौन गलत कौन सही, ये बिल्कुल नहीं करना। ओवर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं करनी। इस ही पॉइंट पे मैंने एक और सीरीज बनाई है कि हु इज अ बिगर विलन इन अ मैरिज, बॉयज मदर और अ गर्ल्स मदर। उस सीरीज को आप पूरा देखो, मैं ऊपर लिंक कर दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी उसमें आपको। इसके बाद इस टाइप का 1 साल का एक ऐसा ये पीरियड बनाना चाहिए जहाँ पे पेरेंट्स का आना जाना और कपल के साथ रहना मिनिमम हो, मिनिमम, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, तो मिनिमम लेवल पे हो। फिर 5वां पॉइंट, 5वां नहीं, छठा पॉइंट ये है कि इंसेंटिव दो आप इस मैरिड कपल को ऑन पोस्ट मैरिज माइलस्टोन्स पर। शादी के बाद जब 1 साल पूरा हो जाए बिना कलेश के, खुशी से रहने में स्टेबिलिटी के साथ, मजबूती के साथ, जब 1 साल हो जाए तो कुछ इंसेंटिव दे दो इनको। फिर इनकी पहले एनिवर्सरी पे एक इंसेंटिव दे दो। फिर पहला बच्चा हो जाए तो एक इंसेंटिव दे दो। फिर ये सब उसी पैसों में से करना है जो पैसा आपने फालतू के खर्चों को ना कर बचाया था, अब उस पर पैसे को यहाँ लगाओ और इनकी खुशी में टॉप अप करो, इनकी खुशी को और मल्टीप्लाई करो। इनको इंसेंटिव देना आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, आपको ज़्यादा खुशी देगा एज कंपेयर टू अनवांटेड गेस्ट, जिनको सिर्फ और सिर्फ आपने अपने सोसाइटी के चक्करों की वजह से बुलाया और उनको खाना खिलाया। तो कृपया करके उन पैसे को यहाँ लगाओ। फिर इनकी 5वीं एनिवर्सरी हो जाए तब इनको इंसेंटिव दो, इनका दूसरा बच्चा हो जाए तब इनको इंसेंटिव दो। इस टाइप से इनकी जो मैरिज की जर्नी है, इनको छोटे छोटे माइलस्टोन में ब्रेक करके और हर उस माइलस्टोन पे इनको रिवॉर्ड देके इनकी उस खुशी को मल्टीप्लाई करो और इनकी खुशी को
और दुगना करो। तो ये पर्पस आप करो तो इनकी मैरिड लाइफ को और हैप्पी एंड स्टेबल बना सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेरेंट्स स्पेशली मदर्स, इनको बैक सीट ले लेनी है और माइंड में ये सोचना है कि नाउ दीज बोथ फैमिलीज आर अ कॉमन फैमिली नाउ एंड नॉट वी आर नॉट राइवल टू ईच अदर नाउ। पेरेंट्स को अपनी इंडिविजुअल खुशी से ज़्यादा इन बच्चों की कॉमन हैप्पीनेस को ध्यान देना है और इन कपल को भी अपनी कॉमन हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देनी है ओवर देयर इंडिविजुअल पेरेंट्स या इंडिविजुअल फैमिलीज हैप्पीनेस। इनको एक बात घुट्टी बना के पी जानी है और भूलना नहीं है कि भाई द फैमिली फ्रॉम विच वी कम फ्रॉम should not impact in any manner the family which we have created with each other। और ये फैमिली कल को बड़ी होगी, एक्सपेंड होगी, हमारे बच्चे भी आएंगे, तो वो जो हम चारों की फैमिली है, मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ये फैमिली को हमारे पेरेंट्स जो हैं अलग अलग, ये इम्पैक्ट किसी भी वे में नहीं करेंगे। इन दोनों पार्टनर्स को दे हैव टू लर्न टू स्टैंड विद फॉर ईच अदर, जो सही है या नहीं है। दे हैव टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों के कॉमन हैप्पीनेस के लिए, कॉमन फैमिली पर्पस के लिए क्या चीज़ राइट है, हम तो वो अडॉप्ट करेंगे, ना कि हमारे इंडिविजुअल पेरेंट्स की बोली हुई बातें। ये जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को भी ये चीज़ समझनी है कि ऐसा करके आप स्पेस देते हो इस कपल को अपना घर खुद संवारने के लिए, खुद बनाने के लिए। इनको आप स्पेस देते हो, टाइम देते हो एक दूसरे का एडजस्टमेंट स्कोप समझने के लिए, एक दूसरे का पॉइंट्स ऑफ ट्रिगर ये समझने के लिए। कृपया करके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, रेफरी का रोल प्ले ना करें, जजमेंटल रोल प्ले ना करें और इनकी लड़ाइयों को, इनके कॉन्फ्लिक्ट्स को खुद ये सेटल करें, ये इनको सिखाएं, ये इनको प्रायोरिटी दें, दोनों को इस तरीके से पुश करें। किसी भी टाइप से, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ये जब बच्चों का फोन आ जाए तो किसी भी टाइप से ये एश्योरेंस ना दे, हाँ हाँ हम अभी आते हैं बेटा, हम बहू से बात करेंगे, या हाँ हाँ बेटी हम अभी आते हैं, हम अभी दामाद जी से बात करेंगे। इस टाइप की एश्योरेंस कभी भी इस मैरिड कपल को ना दें। मैं ये नहीं कह रहा, अगर बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग केस हो रहा है, लाइफ एंड डेथ का सवाल है, तो ज़रूर इंटरफेयर करना चाहिए, फिर तो बीच में इंटरवीन करना ही चाहिए। पर जो स्टार्टिंग टाइम के जो सेटलमेंट वाले छोटे छोटे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिसको बच्चे ड्यू टू मतलब एक नएपन की वजह से बड़ा बना लेते हैं, उसको इन पेरेंट्स को अपने बड़प्पन को यूज़ करते हुए इन दोनों को आपस में पुश करना है, उस चीज़ को ख़त्म करने में, रिकंसाइल करने में। ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स और कपल खुद फॉलो करेंगे, खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, तो टोटलिटी में इसका कलेक्टिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उस नए कपल के घर में, वो एनवायरनमेंट ऐसा होगा जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि देयर रिलेशनशिप विल नर्चर एंड विल स्ट्रेंथन, मजबूती मिलेगी उनके रिलेशनशिप को, और वो किसी और पे इस चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि किसी ने क्या कहा, अब इससे मेरा रिलेशनशिप बेटर हुआ या ख़राब हुआ या अच्छा हुआ या बुरा हुआ। पेरेंट्स को जजमेंटल नहीं होना है और कोई ओपिनियन नहीं देनी है, स्पेशली मदर इन लॉज को। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप मैरिज सीजन में ये वीडियो ज़्यादा रेलेवेंट होगा और इससे मैसेज जो है वो नए कपल्स को बहुत मदद देगा। विद दिस इंटेंशन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ अपना फीडबैक शेयर करना कमेंट बॉक्स में, लाइक एंड शेयर करना इस वीडियो को, एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।